एक्सएलजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आज हमारे मेहमान हैं अरविंद गुप्ता जी, जो जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सर, भाजपा जो है इस समय ओपोजिशन में अपना रोल प्ले कर रही है, कितनी चुनौतियाँ नज़र आ रही हैं? धन्यवाद रितेश जी। चुनाव हुए 2 महीने हो गए, रिजल्ट आए हुए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने हुए। 21 अक्टूबर को ओथ सेरेमनी हुई थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 21 को 2 महीने हो जाएंगे। आपने देखा ही होगा कि असेंबली में जो कुछ हुआ, हमारा बेसिक एजेंडा था, हम 2047 में जम्मू कश्मीर कैसा होना चाहिए, हम वैसा जम्मू कश्मीर सोच के लेके गए थे। लोगों ने हमें वोट भी इसलिए किया, लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि काफ़ी एक बैकलॉग था पिछले 10 साल से। 2014 के बाद 2024 में इलेक्शन हुए, लोगों को काफ़ी उम्मीद थी हमारे से, और हमें भी था कि हम लोगों के बीच में जो हमारी कमिटमेंट है डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि आपने पूरे चुनाव में हमारा देखा होगा कि हमारा जो मैनिफेस्टो था या हमारी कैंपेन थी, हमने डेवलपमेंट की बात की। और 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में जितनी मोदी एरा में डेवलपमेंट हुई है, इतने कभी पिछले 60-65 सालों में कभी इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं। लेकिन उनका वो भी वोट लेके आए हुए थे श्रीनगर से, जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, उनका एजेंडा डिफरेंट था। उन्होंने वहाँ पे होड़ लगी हुई थी कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए कौन पहल करे। वह आपने सारा असेंबली में आपको देखने का मौका मिला, मार्शल्स का क्या रोल रहा, स्पीकर्स का क्या रोल रहा वहाँ पे। और आथर साहब ने, जिन्होंने तो बोला था मैं चैटर्जी की तरह उन्हीं के नक्शे कदम पे चलूँगा, जब वो लेकिन जैसे ही उन्होंने चेयर पे ओथ ली और उन्होंने एक एनसी का स्पीकर होने के अलावा और कुछ नहीं किया, उन्होंने पूरे हाउस का स्पीकर ना होके एक पार्टी का स्पीकर बन के। और मार्शल्स का जो रोल रहा, मार्शल्स मैन हैंडलिंग या एमएलएस के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने देखा होगा कि श्यामलाल शर्मा जी को कैसे उन्होंने उठा के बाहर लाया। तो जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं तो आपत्तिजनक थी जी, वो लोगों को भी और लोगों ने भी काफ़ी सहानुभूति थी लोगों की। जम्मू के लोगों के बीच में जो मार्शल्स का एक्ट रहा, जम्मू के लोगों ने हमें वोट जो था वो डेवलपमेंट के लिए दिया था। हम भी चाहते हैं कि जम्मू को आने वाले जम्मू कश्मीर है, कैसे हमारा 2047 का, मैंने जैसे आपको बोला, हम वो लेके चल रहे थे। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन अपोजिशन में रहने का भी अपना ही मज़ा है। कुछ सीटों से कुछ कारण से हम रह गए। अगर 4-5 सीटें और आगे पीछे होती तो शायद हम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होते, गवर्नमेंट हमारी होती। तो लेकिन अब उनको मौका मिला है, तो हम अपोजिशन में बैठ के हम जम्मू की आवाज़ बन के, जम्मू वालों ने हमें एक वोट दिया है, उनकी हम आवाज़ बन के हम उनके लिए लड़ेंगे। तो असेंबली जो है अब नेक्स्ट ईयर जनवरी में लगने जा रही है, तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? देखो, जम्मू जो अब असेंबली जनवरी में लगने जा रही है, उसमें एक बजट सेशन रहेगा ऑलमोस्ट। उसमें जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, अपने असेंबलीज़ के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं लोगों की, हाउसिंग डिपार्टमेंट को लेके, वो कुछ लैंड को लेके कुछ एक्ट ऐसे हैं, कुछ और भी इश्यूज़ हैं। मैं आपको थोड़ा सा, उससे पहले हम एक जो उसका नोट बनाएंगे, उसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर भी दूंगा। लेकिन जो हमारा मेन मकसद जो रहेगा वो हमारा डेवलपमेंट रहेगा, क्या कॉन्स्टिट्यूंसी का हो या क्या स्टेट के लिए का वो हो। अरविंद जी, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिस तरह से अगर रोप वे की बात करें, कटरा को लेकर जो है काफ़ी हल्ला गुल्ला हमें देखने को मिल रहा है। इवन कि आपकी स्टेटमेंट भी सामने आई थी, तो आपने भी कहा कि जो जनता चाहेगी वैसा ही होगा। वहीं दूसरी तरफ से जो स्थानीय एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंटल वर्क जो है वो रुकना नहीं चाहिए। ये आपकी व्यक्तिगत राय थी या पार्टी की तरफ से था? किस तरह से आप इसको देखते हैं पूरी एपिसोड को? रितेश जी, मैं आज भी कहूँगा कि हम लोगों के साथ हैं। जो पब्लिक ने हमें वोट किया है, जम्मू कश्मीर की पब्लिक की, हम उनसे अलग नहीं हो सकते। हम जम्मू कश्मीर की पब्लिक की आवाज़ है। मैंने तब भी, आपने मेरा अगर वो सुना होगा, तो हमने कहा था कि हम डेवलपमेंट के जो काम चल रहे हैं उनके बीच में अड़चन नहीं बनेंगे। मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी चल रही है। मैं वहाँ का प्रभारी भी रहा हूँ पिछले 2-3 साल से। ये काफ़ी डेलीगेशंस जो हैं एलजी साहब से मिले, वहाँ पे जो अपना सीईओ थे उनसे बात हुई, कहाँ पे आके आपस में ये डेडलॉक हुआ है, आपस में कहाँ पे रुकावट का कारण बना है, उस चीज़ पे हमें देखना चाहिए। हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो लोगों का, उसका कोई बायो मीडिया होना चाहिए, ठीक है। हम डेवलपमेंट लोगों के लिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्थानीय लोग हैं, अब उनके रोज़गार को भी तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारी प्रायोरिटीज़ वो भी हैं।
हमारी प्रायोरिटीज़ पब्लिक भी है, हमारी प्रायोरिटी डेवलपमेंट भी है। और कहाँ पे क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पिछले काफ़ी 10-12 ऐसे डेलीगेशन थे जो एलजी से मिले थे और अपना सीईओ साहब से मिले थे, कहीं ना कहीं पे बात चलती रहती थी। फिर कहाँ पे कि आपस में कुछ ये ब्रेक हुआ, क्या रीज़न्स रहे, उसके लिए देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैंने उस दिन भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के साथ है और जनता के हित की बात करेगी। हम कहीं पे भी पब्लिक और अपने कार्यकर्ता या जम्मू के लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे। अरविंद जी, जिस तरह से डेवलपमेंटल वर्क यहाँ पर चल रहे हैं और पॉपुलर गवर्नमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ से जो हम कहें दरबार, यहाँ पर दरबार लगाए जा रहे हैं, जनता दरबार लगाए जा रहे हैं, वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश नहीं की जा रही है, अभी भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो है हावी हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा आज से 2 महीने पहले तो जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे यहाँ पे जितने भी वर्किंग्स होती थी, अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं। लोग जो हैं, पहले क्या था कि लोगों को अपने काम के लिए कोई रीच आउट मिलती नहीं थी, वो किसके पास जाएं काम के लिए। अब लोग आते हैं और मेरे को नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई आपको दिक्कत आती है। मैं अभी आज भी सेक्रेटरीट में गया हुआ था, कुछ इश्यूज़ थे हमारे पीएचई को लेके, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके सॉर्ट आउट। थोड़ा सा एक पिछले 10 साल से जो एक बना होता है वो सिस्टम को, गैप को, वो चेन भरने में टाइम लगता है। मेरे को नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लम आएगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इग्नोर करके अपनी मर्जी कर सकती है। शॉर्ट टाइम के लिए वो कुछ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। पब्लिक ने हमें जिता के भेजा हुआ है, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, हम जो यहाँ पे हमारे एमएलएज हैं, लॉ मेकर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको इग्नोर कर सकती है। थोड़ा सा कुछ कहीं पे गैप भी है तो वो भी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। अरविंद जी, रोंगियास की बात करें तो रोंगियास का मसला जो है इन दिनों काफ़ी गरमाया हुआ है। इस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश से यहाँ पर पहुँचना और उसके बाद यहाँ पर बसना, यहाँ तक कि यहाँ पर कदम उठाए गए कि प्रशासन द्वारा कि उनके पावर कनेक्शंस कट कर दिए जाए, वाटर कनेक्शंस कट कर दिए जाए, वहीं दूसरी तरफ से सीएम साहब की तरफ से जो ऐसे फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखो, ये रोहिंग्यास का जो इशू है काफ़ी पुराना है। हमारे विक्रम जी इसको कंटिन्यूसली लेके रहते थे। ये कांग्रेस के टाइम पे यहाँ पे इनको बसाया गया। इलीगल माइग्रेशन है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने, कुछ पार्टीज़ के लोगों ने उनके आधार कार्ड वगैरह भी यहाँ पे किए। रोहिंग्यास के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर कोई जगह नहीं है। ठीक है, उनको कोई व्यक्ति है उसको हम मार के तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इनकी दोबारा से जहाँ से ये डिस्प्लेस होके आए हैं इनको वहीं पे जाना पड़ेगा। जम्मू के अंदर जैसे हमारे अपना उमर अब्दुल्ला जी ने स्टेटमेंट दिया कि हम उनको, लेकिन हम उनको शेल्टर भी नहीं दे सकते। हमारी जो प्रायोरिटीज़ है, हमारे जम्मू के डोगरे और जम्मू के लोग होने चाहिए वहाँ पे। अगर आपने देखा होगा कि आज की डेट में जम्मू के अंदर क्राइम हो रहा है, कहीं ना कहीं इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए हमें जो हमारी जो स्टेटमेंट थी उसके लिए सीधा क्लियर है, जम्मू में रोहिंग्यास को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम उनको ऐसे तरीके से करेंगे कि उनको डिस्प्लेस करने के लिए एक प्रॉपर, हम किसी का खाना बंद या वो बिजली का बंद करके वो नहीं करेंगे, लेकिन उनको अल्टीमेटली जो है, जो हमारा डिसीज़न है जम्मू के लोगों का, उनको वहीं से जाना पड़ेगा जम्मू से। अरविंद जी, मैं आपसे अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जानना चाहता हूं कि वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो क्या क्या समस्याएं जो हैं इन दिनों आपके पास आ रही हैं और किस तरह से जो है उसका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है? रितेश जी, पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। डेली ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है लोगों के बीच में। लोगों को मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट की बात तभी करूं कि मैं लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ दे सकूं। अभी लोगों के पास बेसिक ही नहीं है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां पे 20-20 साल जिनको टच नहीं किया गया हुआ, वहां पे नाली नहीं है, गली नहीं है, बिजली नहीं है। अगर जब मैं बेसिक लोगों को बिजली, गली, नाली और पानी नहीं प्रोवाइड कर सकूँ तो मैं बाकी बड़ी बड़ी बातें करूँगा, उसका कोई वो है नहीं है। ठीक है, लेकिन बड़ी चीज़ें भी कंसिडरेशन में है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी इन्वॉल्वमेंट अपनी करनी चाहिए। जहाँ पे भी, जितने भी जगह मेरे साइट्स पे काम चल रहे हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ कि जैसे मेरे घर में काम चल रहा हो या आपके घर में काम चल रहा होता है, आप अपनी इन्वॉल्वमेंट करते हो कि इसमें सीमेंट भी इतना होना चाहिए, रेत भी इतनी होनी चाहिए।
मैंने कहा जैसे ही सिविल सोसाइटी के लिए भी आपका वो फ़र्ज़ बनता है, आपकी अगर गली बन रही है आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है जितनी हमारी है जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद इतने ऑफिसर्स, इतनी मैन पावर आपके पास है नहीं है कि आप सभी लोगों को हर जगह मैन पावर वहाँ पे खड़ी रहे, वो देखे, वो प्रोवाइड करे। लेकिन लोगों के बीच में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अगर एक बार अच्छा काम हो गया होगा तो मेरे को नहीं लगता कि मेरी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटीज़ है इस टाइम पे, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, वहाँ पे हम पहले थोड़ा सा करें, यहाँ पे कुछ हुआ है उसको थोड़ा सा हम मेंटेन करें, उसको कैसे मेंटेन करें, लेकिन उसमें लोगों का भी मेरे को साथ चाहिए कि उनमें भी थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। इमीडिएट आपको भी मालूम है कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप पूरा उसको बोलो कि सब कुछ एकदम बदल जाए, उसमें 100 करोड़ चाहिए, इतना कोई बजट होता नहीं है। मेरी कोशिश रह रही है कि हम हर वार्ड को टच करें, हर एरिया को टच करें, यहाँ पे बिल्कुल लोगों के पास कुछ नहीं है, वो मेरी प्रायोरिटीज़ रहेगी। अरविंद जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जिस तरह से लोगों की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि पर्टिकुलर अजीत कॉलोनी, उसको किसी भी एमएलए ने तवज्जो नहीं दी है, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने तवज्जो नहीं दी है, ना वहाँ पर लेन ट्रेन है, ना ही वहाँ पर सड़कों का काम किया गया है। वो उम्मीद करते हैं कि नए एमएलए जो है वहाँ पर विजिट करेंगे, उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। देखो, वार्ड नंबर 32 के अंदर एक अजीत कॉलोनी है, अमर कॉलोनी है, अमन बिहार है, अंबिका कॉलोनी है, अपना काफ़ी सारी कॉलोनीज़ हैं इसमें। मेरा इनमें गोविंद नगर है, अपना पंचपीर है, सारे एरियाज़ में मैं सभी जगह के घूम के आया। मैंने कमिश्नर साहब के साथ टूर भी लगाया था पूरी जेएमसी की टीम के साथ। हाँ, थोड़े दिन पहले की बात है, आपके उसमें भी पेपर में भी न्यूज़ आई हुई थी। मैं चाहता हूँ कि एक परमानेंट रिलीफ उन लोगों को मिले। वहाँ पे पानी का आउटफ्लो की प्रॉब्लम है। अजीत कॉलोनी की भी प्रॉब्लम काफ़ी, उन्होंने देखा होगा कि आपने अगर कभी विज़िट किया होगा तो उन्होंने अपनी खिड़कियों के आगे कंक्रीट का वो बनाया हुआ है कि पानी अंदर, वहाँ पे बरसातों में पानी जो है 1.5-2 फुट पानी आ जाता है। ये खाली अजीत कॉलोनी का नहीं है, काफ़ी सारे एरियाज़ हैं वहाँ पे जो पानी का आउटफ्लो है नहीं है। वहाँ पे ड्रेन नालियाँ बनी हैं, पानी वैसे ही खड़ा रहता है। गलियाँ जो हैं, आपको ऐसे लगता है कि आप जम्मू में नहीं, आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो ना, आप जम्मू में नहीं, आप पता नहीं किस एरिया में आ गए, दूर फार फरलांग एरिया में आ गए हो, आप शहर के अंदर नहीं हो। वो कहीं से भी आपको शहर लगता नहीं है। उसके लिए मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी, हमने उनको कहा था कि एक कंप्रेसिव डीपीआर इसकी बनाई जाए कि हम इसको पूरा देखें कि इस कॉलोनी को पूरा रिलीफ हम कैसे दे सकते हैं। उसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। मेरे पास अगर रोज़ की 10 लेटर्स आती हैं, 10 लेटर्स में से 6 से 7 लेटर जो हैं वार्ड नंबर 32 की आती हैं, कभी अजीत कॉलोनी की। उनके इश्यूज़ मेरे ध्यान में हैं, जब भी मेरा जाना होता है। वो ठीक है, वो लोग काफ़ी देर से दुखी हैं, मैं उनका दुख मैं समझता हूँ कि जिसके घर के बाहर ना ड्रेन हो, ना पानी का हो, ना सीवरेज का हो, उसकी क्या प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम समझता हूँ। लेकिन जो पिछले 20 साल से नहीं हुआ उसको करने में तो टाइम तो लगेगा, या तो किसी प्लान के अंदर वो आएगा। उसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि 3-4 लाख एक मैं गली बना दूंगा तो उसके बाद दोबारा से दूसरी गली। अब वहाँ पे जो भी स्टार्ट करना पड़ेगा, एक कहीं से पूरा एक स्टार्ट लेके फिर कहीं पे एंड उसको कंप्लीशन होगी। एक एरिया है जवाहर नगर का, वार्ड नंबर 40, मैं वहाँ पे गया। वो एरिया था, पिछले 20 साल से उस एरिया को टच ही नहीं किया किसी ने। अब मेरे को वहाँ से कोई आदमी बोलता है जी एक लेटर बना के मेरी गली दो। मैंने अपने ऑफिसर्स को बोला इसको फर्स्ट से लेके लास्ट से लेके फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक आप मेरे को पूरी इसकी डीपीआर बनाओ। हम बाई पार्ट्स काम करेंगे, लेकिन कहीं एक फेज़ से शुरू करेंगे तो लास्ट वाले फेज़ तक आएंगे। अगर बीच में मैं किसी की गली बना दूंगा वो लिटरली वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स है। इसलिए थोड़ी सी पेशेंस, क्योंकि एक 10 साल का ड्यूरेशन होने के बाद, ठीक है हमारी कॉरपोरेशन भी थी, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, कहीं ना, ये नहीं है काफ़ी सारे काम हुए भी, लेकिन इतना बजट नहीं था कि कहीं पूरे एरिए वो कवर हो नहीं सके। कुछ एरियाज़ में काम रहता है। हम कोशिश करेंगे कि हर आने वाले टाइम में कॉरपोरेशन के भी चुनाव आएंगे, वो भी उससे लोगों को जल्दी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हर वार्ड लेवल पे भी एक उनको रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा वहाँ पे सुनने के लिए। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन अब लास्ट में मैं फिर दोबारा से आपको कहूँगा कि लोगों की पार्टिसिपेशन, सफाई और डेवलपमेंट के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने हमें समय दिया जी। ये थे अरविंद गुप्ता जी जो जम्मू वेस्ट के एमएलए हैं, और साफ तौर पर इन्होंने कह दिया कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इनकी प्रायोरिटी है, और जम्मू की डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये अपने क्षेत्र को आगे लेकर जाएंगे। और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ कार्य किए जा रहे हैं वहाँ पर पूरी निगरानी रखें। अगर किसी भी तरह की शिकायत आती है तो शिकायत जो है इनके सामने रख सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास जो है आम जनता को करना होगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।